हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल आपने हिंदी साहित्य सागर से पद्य भाग से आपने पाठ 9 यानी लेसन 9 चलना हमारा काम है आप पढ़े थे। तो उसमें आपने कवि का परिचय, उसकी रचनाएं, उसका जन्म, सन, फिर जन्म स्थान और मुख्य भाग, केंद्रीय भाग यानी मूल भाव आप पढ़े थे कविता का, जिसमें पद्यांश का जो कविता है चलना हमारा काम, उसका एक पहला अनुच्छेद आप पढ़े थे। उससे संबंधित, उस गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न आपको होमवर्क मिला था, जिसे कि आप कर लिए होंगे। हमें उम्मीद है कि उसे आप पूरा कर लिए होंगे। एक बार हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन था कि गति प्रबल, क्वेश्चन है कि गति प्रबल पैरों में भरी, ये गद्यांश का है भाग। उसमें प्रश्न है कि गति प्रबल पैरों में भरी से कवि का क्या तात्पर्य है। तो गद्यांश, ये काव्यांश का हमने जो अर्थ समझाया उसमें मैं आपको बताई थी, उसका व्याख्या की थी, उसका अर्थ बताई थी। उसके आधार पर आप इसको किए होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि आप अपना आंसर मिला लेंगे उत्तर। तो गति प्रबल पैरों में भरी का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन है। तो हो जाएगा कि इसका तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर ने हमें गतिमय जीवन दिया है और गति ही जीवन है, इसलिए क्योंकि गति ही शाश्वत सत्य है, अर्थात चलना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। ईश्वर ने हमारे पैरों में बहुत सारी शक्ति दी है, इसलिए हमें निरंतर जीवन में आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, कवि दर दर पर खड़ा होने के लिए मना क्यों कर रहा है। यानी कवि दर दर पर मीन्स दरवाजे पर। ये कल हम आपने आपको पढ़ाया, लेकिन एक बार उसका हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि आप अपना उत्तर मिला लेंगे। तो प्रश्न जो है कि कवि हमें दर दर पर रुकने के लिए क्यों मना कर रहा है। तो कवि के अनुसार ईश्वर के द्वारा हमारे पैरों में इतनी ताकत मिली है, तो फिर हमें दरवाजे दरवाजे पर रुकने का क्या अभिप्राय। यानी भाव यह कि हमारे शरीर के अंदर ईश्वर द्वारा इतनी शक्ति मिली है, तो उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। किसी के सहारे बनकर के चलना, किसी पर आश्रित रहना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए यदि ईश्वर ने हमको शक्ति दिया है, कुछ करने की क्षमता दी है, तो हमें कुछ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है जो कल पढ़ाया गया था कि जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ये कल भी हमने आपको बताया था कि प्रश्न के अनुसार कि कभी जब तक न मंजिल पा सकूं, मंजिल मीन्स अपना लक्ष्य, जब तक हमें अपना गंतव्य स्थल न मिल जाए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस एम से, किस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं, वह हमारा पहले लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी के अनुपात में हमारा जो है, हमारे द्वारा जो क्रियान्वयन है, वह कर्म है, वह होने लगता है। तो जब तक हमारे लक्ष्य न मिल जाए, हमें सफलता न मिल जाए, तब तक हमें जीवन में रुकना नहीं चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए, चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी सारी कठिनाई क्यों न हो, परंतु धैर्य के साथ, साहस के साथ हमें उसको टालते हुए, उससे निजात पाते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाना है। और चौथा प्रश्न है आपका, क्या है चौथा प्रश्न। कविता का केंद्रीय भाव लगभग 50 शब्दों में। तो यह एक प्रेरणादायक कविता है जिसके माध्यम से कवि हमें प्रेरणा दी है कि जीवन में निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि गति ही जीवन है। यदि
हम बीच में रुक जाते हैं तो इसका मतलब कि हमारा जीवन विराम ले लिया। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें गतिशील रहना है। इसका मुख्य भाव यही है कि कवि ने हमें यह प्रेरणा दी है कि ऐ मानव, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक तुम रुको नहीं, अर्थात आलस न करो, सदैव आगे बढ़ते जाओ। अपने मार्ग में आने वाले अवरोधक वस्तुओं का, जीवों का परित्याग करते हुए, उससे निजात पाते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि यह शाश्वत नियम है कि चलना ही हमारा काम है। हमारा कर्तव्य क्या है कि आगे ही आगे बढ़ते जाना, तभी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ये मैं आपको कल बता दी थी, लेकिन एक बार हमने उसको फिर रिवाइज कर दिया। अब आप पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। अभी आपने ये हिंदी साहित्य सागर पद्य भाग का पहले अनुच्छेद का आपने अर्थ समझे। अब है पद संख्या 2। वह पद पहले आप पढ़ेंगे, अपने सामने अपना टेक्स्ट बुक रखेंगे। कुछ कह लिया, क्या कवि लिख रहा है? बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ कह लिया तो कुछ सुन भी लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। बहुत अच्छी लाइन है। लाइन देखेंगे, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। कवि कह रहे हैं कि अपने इस जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सुख दुख। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया कि ये सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता, यह जीवन का चक्र है। यह हर एक जीव के मार्ग में आना है। तो इस जीवन रूपी मार्ग को तय करते वक्त, यानी चलते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए बहुत सारे समस्याएं आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो हम उन बातों को शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो कवि यह कह रहा है कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए हमने बहुत सारी बातों को, कोई हमसे कहा भी और मैं उस बातों को सुना और मैं अपनी बातों को कुछ कहा। क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं कि हम अपनी बातों को, अपने दुख को किसी से कुछ कह लेते हैं तो हमें कुछ शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरा हृदय, कुछ बोझ जो था वो हल्का हो गया। तो कवि ये कह रहा है कि दुख बांटने से हल्का होता है और सुख भी बांटने से बढ़ता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख को वितरित करने से वह बढ़ता है। तो इसी तरह जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे हम अपने दुखों को कुछ कहें और उनके दुखों को कुछ सुने, जिससे हमारे ऊपर जो दुख का बोझ था, उसका लोड, उसका भार कुछ कम हो गया। अर्थात जब हम अपने व्यथाओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी वेदनाओं को किसी के समक्ष प्रस्तुत कर लेते हैं तो वह वेदना हल्की हो जाती है। लेकिन यह भी ध्यान रहे, अपनी पीड़ा उसी से कहो जो उस पीड़ा को, उस दर्द को महसूस कर सके। नहीं तो आप अपनी व्यथा को ऐसे लोगों से न कहो जो कि आपकी व्यथा का मजाक बनाए, परिहास करें। तो पीड़ा, कवि कह रहा है कि जब हम अपने जीवन रूपी मार्ग को तय किए तो हमें ऐसे लोग मिले जो बहुत हमारे शुभचिंतक थे। ऐसे लोगों को हमने अपने दुख को सुनाया और कुछ उनके भी दुख को सुना, जिससे हमारे ऊपर पड़ने वाले जो दुख का बोझ था वह हल्का हो गया। कारण कि दुख वितरित करने से कम होता है और सुख बांटने से वह सुख बढ़ता है। अब है लाइन, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। ये लाइन देखो, 2 लाइन, अच्छा हुआ तुम मिल गई। यानी यहाँ कवि का शाब्दिक भाव है कि जीवन में जब से आदमी पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे जैसे परिपक्व होता है,
वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, वह शादी करने योग्य होता है, शाब्दिक अर्थ है यह। तो वह जब बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ, तो रास्ते में कुछ रास्ता तय कर लिया था, तो उसे अपनी प्रेमिका अर्थात उसे पत्नी मिली, जिसके साथ वह बहुत समय तक, कुछ दूरी तक, यानी यह जीवन रूपी मार्ग बहुत लंबा है, इस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि कुछ दूरी तय करने के बाद अच्छा हुआ सहचरी, यानी उससे अपना कोई मिला, उसकी पत्नी मिली, जिससे वह शादी विवाह करके उसे अपना बनाया और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बड़े ही आराम के साथ सुख दुख का भोग करते हुए कुछ रास्ते उसके निकल गए, यानी जीवन का 3 हिस्सा वह पहुंच गया। उसके बाद क्या लाइन दिया है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, यानी अपनी पत्नी के लिए कह रहा है, कुछ रास्ता ही कट गया, जिससे जो वह अकेला जा रहा था, पत्नी के साथ मिलने से उसके सुख दुख रूपी जो जीवन था, जो मार्ग था जिसे वह तय कर रहा था, वह कुछ निकल गया। लेकिन क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि उसे यदि कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो कहता है कि मैं अपना परिचय क्या दूं, बस इतना है कि मैं एक राही हूं। जीवन रूपी मार्ग पर चलने वाला हर एक व्यक्ति पथिक है। यह जीवन रूपी जो मार्ग है, इस संसार में हर एक व्यक्ति एक जैसे आता है और फिर वह अपने जीवन को यापन करते करते वह उसी मार्ग से उसके जीवन का अंत होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ लोग अपने पराये, अमीर गरीब, छोटे बड़े, ऊंच नीच की भावना रखते हुए आपस में जो विवाद करते हैं, यह सब सांसारिक माया है। सभी उसी जगह से आया है, एक ही सबका गंतव्य स्थल है और यहाँ से चलना है और सबको उसी मार्ग से पहुंचना है। इसलिए मानव मात्र का परिचय क्या है कि कवि अपने परिचय के रूप में बताता है कि मैं दूसरा क्या कहूँ, मेरा परिचय इतना ही है कि मैं एक पथिक हूँ, राह पर चलने वाला राही हूँ। जीवन रूपी संसार यानी जीवन रूपी मार्ग को तय कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक मात्र पथिक हूँ, यही मेरा परिचय है। फिर लास्ट लाइन है इसका, चलना हमारा काम है। यानी हमारा परिचय यही है कि मैं मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूँ और हमें चलना है। हमारा कर्म क्या है कि हमें निरंतर चलते रहना है। यानी देखो, भाव यह है कि मनुष्य इस शरीर को धारण जो किया है, वह इस संसार में आया है, अनेक सुख सुविधाओं का भोग करते हुए, अनेक दुखों का भी भोग करते हुए, अनेक लोगों के साथ में होते हुए वह जीवन अपना यापन करते हुए अपने जीवन का भाग नीचे छोड़ता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है। जैसे उन्होंने यह एक उदाहरण दिया कि जैसे घर से आप विद्यालय के लिए चले, तो घर से विद्यालय तक आने के बीच में जो रास्ता है और आपका लक्ष्य है विद्यालय तक पहुंचना, और आप कहाँ से चले हो, घर से, तो ये दोनों की बीच की दूरी ये आपको तय करना है। वैसे ही मनुष्य जब पैदा होता है, उस समय से लेकर मृत्यु तक वह उसका जीवन रूपी मार्ग है और वह इस मार्ग पर अनेक सुख और दुख का भोग करते हुए आगे ही आगे बढ़ता जाता है और वही उसका कर्तव्य है, मात्र चलना। जिस दिन उसका चलना रुक जाता है, उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐ मानव, ये कवि प्रेरित कर रहा है कि ऐ मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो कुछ करते रहो, आलस धारण करके बैठो नहीं। समय निकल जाएगा, समय आपके लिए रुकता नहीं है, इसलिए आप आगे ही आगे बढ़ते जाओ। आपका लक्ष्य है जहाँ से आए हो वहाँ जाना। इसलिए यह जीवन लंबा है, इसमें अनेक प्रकार के सुख दुख आएंगे, उसका निवारण करते हुए आप मार्ग पर बढ़ते जाओ, क्योंकि गति ही जीवन है।
ये आपके दूसरे पद्यांश का अर्थ हुआ। एक बार मैं और आपको इसके बारे में बता दे रही हूँ। वो कहाँ गया? हाँ, ये दूसरा अनुच्छेद है कि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, यानी जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए हमने अनेक बातों को, बहुत सारे जीवन में जो दुख आया उसे भी मैं किसी से कहा, दूसरे के दुख और सुख को भी सुना। ऐसे ही करते हुए मैं अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलते गया, क्योंकि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बच गया। अपने दुखों को हम जब किसी से कुछ कह लेते हैं तो जीव हल्का हो जाता है। इसलिए हम अपने दुख को सुनाते हुए, दूसरे की पीड़ा को सुनते हुए अपने जीवन रूपी मार्ग पर बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये ध्यान रहे, कभी भी अपना दुख ऐसे लोगों के सामने व्यक्त ना करो जो तुम्हारी वेदना को, जो तुम्हारी पीड़ा को एक परिहास का, एक मजाक का जरिया बना ले। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो किसी के सुख से ईर्ष्या करते हैं और दुख से खुश होते हैं। इसलिए अपने सुख दुख को, लेकिन कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन रूपी मार्ग तय करते हुए अनेक लोग रास्ते में मिलते हैं, जिससे अपना सुख दुख बांटते हुए हम आगे बढ़े तो कुछ मन हल्का हो गया दुख के बोझ से। उसके बाद कुछ दूरी पर बढ़ा तो समय हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, विवाह पर्यंत पत्नी मिल गई, उसके साथ फिर कुछ दूरी हमने बड़े ही आराम से सुख दुख का यापन करते हुए रुके नहीं। जीवन बढ़ता ही जाएगा, जीवन रुकने का नहीं है, वह बढ़ता गया। लेकिन और क्या राह में यही हमारा परिचय है कि मैं इस राह पर, जीवन रूपी मार्ग पर चलने वाला एक राही हूँ, दूसरा कोई परिचय मेरा नहीं है। बस हमारा कर्म है चलते ही रहना। अर्थात भाव यह हुआ कि हमें अपने जीवन में, जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक गतिमान रहना चाहिए, कर्तव्यशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। यही हमें इस कविता से प्रेरणा प्राप्त होती है। अब प्रश्न है, देखो, अब इसका प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन आपके बुक में, वर्क बुक में होगा। पहला प्रश्न है कि बोझ का अर्थ लिखकर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? बोझ का, ये आपके वर्क बुक में है। बोझ का हम ये डैश डैश करके कर दे रहे हैं क्योंकि आपके बुक में यह क्वेश्चन है। हम इसका उत्तर आपको समझाएंगे। स्पष्ट कीजिए कि उसे बांटने के लिए कवि ने कौन सा उपाय बताया, समझाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, दूसरे पद्यांश का है ये पहला क्वेश्चन। बोझ का अर्थ लिखकर स्पष्ट कीजिए कि उसको बांटने के लिए कवि ने कौन सा उपाय बताया। तो बोझ का अर्थ है भार या वजन। बोझ का क्या अर्थ है? भार या वजन। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवि यह कहना चाह रहा है कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए जो सहयात्री, यानी साथ में चलने वाले यात्री हमें मिले, उसके प्रति हमें मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनसे सुख दुख को बांटकर हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कवि का यह मानना है कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। आए समझ में? ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, मार्ग में कौन मिल गई? ये आज के समय हम बताए हैं। मार्ग में क्वेश्चन ऑलरेडी आपके वर्कबुक में है। कौन मिल गई? उनसे कवि को क्या लाभ हुआ? उनसे कवि को क्या लाभ हुआ? ये अर्थ समझाते वक्त हमने आपसे बताया है कि कवि को मार्ग में कौन मिला था। तो कवि हृदय मीन्स
कवि लिख करके डैश दे करके हृदय, यानी कवि का हृदय बहुत भावुक होता है। तो इसमें कवि का हृदय भावुक तथा प्रेममय प्रतीत होता है। अपनी प्रेयसी यानी पत्नी का आभारी है कि वह जीवन के मार्ग में उन्हें मिल गई, जिससे उसके साथ जीवन को बड़ी सरलता से व्यतीत करते हुए प्रेम पूर्वक सहचर्य यानी साहचर्य बनकर सब तरह के सुख दुख का साझा करते हुए वह आगे जीवन रूपी मार्ग में सहजता से आगे बढ़ता गया। सो प्रश्न है आपका, फिर से एक बार इसका समझ लो कि मार्ग में कौन मिल गए, उससे कवि को क्या लाभ हुआ। तो कवि का हृदय बहुत भावुक और प्रेममय प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपने हृदय के भाव को व्यक्त कर रहा है कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए उसकी प्रेयसी, ब्रैकेट में लिख देंगे पत्नी, मिल गई, जिससे वह अपने सुख दुख को बांटते, आदान प्रदान करते हुए साहचर्य के रूप में यानी साथ साथ चलते हुए जीवन का कुछ भाग वह बड़े ही सरलता के साथ तय कर लिया। यानी कि उसके कहने का यही भाव है कि जीवन रूपी मार्ग पर और दोनों एक दूसरे से प्रेम के साथ मिलते हुए आगे बढ़ने के कारण उसके जीवन मार्ग सहजता और आनंद के साथ बीत गए। यानी ऐसे लगा कि उसके जीवन रूपी मार्ग पर फूल बिखेरे हुए हैं, यानी कोई दुविधा उसे मार्ग में आती हुई नजर नहीं पड़ी, इसलिए कि दोनों साथ में थे। इस जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो ये दोनों जब तक साथ में, पति पत्नी दोनों साथ में जब तक रहे, यह जीवन रूपी मार्ग पर जो चलने वाली ये जो गाड़ी है बड़ी ही सहजता के साथ आगे बढ़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि सुख दुख दोनों के समय एक दूसरे के पूरक बन करके उस मार्ग को जो कांटों भरा होगा उसको भी वह ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह फूल भरा है। यानी उस मार्ग को दोनों जब तक थे बड़े ही सहजता के साथ व्यतीत किया। अब तीसरा प्रश्न आपका है, कवि अपना परिचय क्या कहकर कराते हैं? कवि की विचारधारा पर अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न है, ध्यान देंगे, केवल हम संकेत लिख दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके वर्कबुक में है, उत्तर नहीं है, उसको हम बता दे रहे हैं। तो कवि अपना परिचय, कवि अपना परिचय डैश करके लास्ट का हम लिख दे रहे हैं, व्यक्त कीजिए। कवि, क्वेश्चन है, कवि अपना परिचय क्या कहकर कराते हैं? कवि की विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो कवि स्वयं को क्या मानते हैं? राही, पथिक। कवि स्वयं को राही, पथिक बताकर अपना परिचय देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कवि अपना परिचय क्या देते हैं, तो कवि अपना परिचय स्वयं को राही या पथिक बता करके देते हैं कि वे जीवन की राह पर चलने वाले पथिक हैं। उनके अनुसार, किसके अनुसार? कवि के अनुसार यही उनका पूरा परिचय है कि वह एक पथिक हैं। मेरे विचार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवि की विचारधारा पर अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। तो मेरे विचार से हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही विचारधारा रखनी चाहिए। जैसे कवि ने मात्र अपना परिचय दिया कि हम इस जीवन रूपी मार्ग के पथिक हैं, ठीक वैसे ही अपनी विचारधारा व्यक्त कीजिए। अभी तो आपका प्रश्न है कि कवि अपना परिचय कैसे दिया, तो कवि ने अपना परिचय यह बता करके, यानी कवि अपना परिचय स्वयं को एक पथिक अथवा पथिक यानी राही बता करके दिया कि मैं एक राह पर चलने वाला पथिक हूँ, यही मेरा परिचय है। अर्थात हर एक व्यक्ति का यही है। फिर अब क्वेश्चन है कि आपके विचार से
कवि की विचारधारा पर अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। तो मेरे विचार से हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही विचारधारा रखनी चाहिए। विचारधारा जो पूछ रहा है उसके बारे में लिखेंगे कि हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही विचारधारा रखनी चाहिए कि मेरा परिचय बस यही है कि हम इस जीवन रूपी मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं। हम सब भी अपने मार्ग पर जैसे कवि चल रहा है वैसे ही अपना जीवन अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए चलते जा रहे हैं। जिस प्रकार कवि की भावनाएं रही वैसे ही हम सभी की भावनाएं होनी चाहिए। हम बड़े, हम छोटे, हम अमीर, हम गरीब, हम ऊंच, हम नीच, इस मतभेदों से दूर होकर गर्व न करो हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत अमीर हैं, ये गर्व न करो, क्योंकि हम मात्र इस जीवन रूपी मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं। ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए जो कि कवि का है। ये तीसरा प्रश्न आपका हो गया। अब फिर है चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है? चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है से कवि का क्या तात्पर्य है? से कवि का क्या तात्पर्य है? चलना हमारा काम है से कवि का नहीं, हाँ, अभी पहले का 4 हो गया। तो यह प्रश्न एक्स्ट्रा हम इसमें जोड़े हैं कि बार बार चलना हमारा काम है, ये क्यों कहा जा रहा है? इस कविता में बार बार इस लाइन पर बल दिया गया है, क्यों? इसका क्या तात्पर्य? तो इस कविता में बार बार चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, हर काव्यांश के बाद ये लाइन है, इस पर क्यों बल दिया गया? क्योंकि मनुष्य का जीवन गतिवान है, चलना ही उसके जीवन का उद्देश्य है, निरंतर आगे बढ़ते रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमारा जीवन जब तक है हमें क्रियाशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। और एक प्रश्न और है कि कविता का उद्देश्य, यह एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रश्न हम दे रहे हैं आपको। कविता का उद्देश्य क्या है आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यानी अतिरिक्त प्रश्न है, कविता का उद्देश्य क्या है अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए या अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता, प्रस्तुत कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए और लगभग 50 शब्दों में। तो पहले भी मैं बता दें कि कविता का उद्देश्य जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ना है। हमारे जीवन रूपी मार्ग पर अनेकों कठिनाइयां क्यों न आए, आगे बढ़ने में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। उन विघ्न बाधाओं से निजात पाते हुए, उसे दूर करते हुए जीवन रूपी मार्ग पर निरंतर क्रियाशील होकर आगे ही आगे बढ़ते जाना, यही इस कविता का उद्देश्य है। मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि जीवन गतिमान है, इसलिए इसे व्यर्थ न करो, निरंतर चलते रहो, रुको नहीं, क्योंकि जिस दिन रुक जाता है व्यक्ति उस दिन उसके जीवन का अंत होता है। अतः हमारे कविता का उद्देश्य जीवन रूपी मार्ग पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। उस आगे आगे बढ़ने के लिए सहायक क्या होगा? हमारे कर्तव्य। हमें परिश्रम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही जीवन में
सफल होता है। ये आपका दूसरा पद्यांश हो गया। इससे संबंधित हमने जो प्रश्न आपको दिया उसका उत्तर आप लिख लेंगे। हमने उसका उत्तर भी बता दिया है और फिर आगे का तीसरा पद्यांश कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।